साथियों नमस्कार। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम अर्थात तीसरे चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, तीसरे चरण की शुरुआत सन 1923 से शुरू हुई और इस चरण का अंत जब किसानों और राणा व राव के मध्य 1941 में समझौता हुआ था, तब ये चरण समाप्त हुआ। इस काल को पराभव एवं समझौते का काल कहा जाता है। जैसा कि साथियों आप सबको ज्ञात होना चाहिए, इस तीसरे चरण में आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने किया था। इनका सहयोग जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तीसरे चरण में होने वाली प्रमुख घटनाओं को हम देखेंगे। जैसा कि आप सब साथियों को पता है, दूसरे चरण में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के बीच समझौता कराने के उद्देश्य से हॉलैंड के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था। उस आयोग ने किसानों को कई सारी रियायतें दी, किंतु जो वहां के राव थे केसरी सिंह, मेवाड़ के महाराणा, इन दोनों ने इनमें से कोई भी रियायतें लागू नहीं की, जिसके कारण किसानों तथा राव के संबंध संतोषजनक नहीं रहे और जो किसान है उन्होंने आंदोलन का रास्ता पुनः अख्तियार कर लिया। अतः आंदोलन को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक बंदोबस्त अधिकारी को भेजा, जिनका नाम ट्रेंच था। ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त करवाने के बाद किसानों को रियायत देने के लिए कई सारी सिफारिशें की, लेकिन इन सिफारिशों को भी सही तरीके से लागू नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं साथियों कि राव या महाराणा या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी आयोग या फिर जांच अधिकारी भेजे गए हैं, उन्होंने कई बार किसानों का साथ दिया है, लेकिन कभी राव ने कभी महाराणा ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। सन 1927 के आसपास एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो विजय सिंह पथिक थे, जिनको 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था, वो रिहा हो चुके थे। हालांकि उनको बिजोलिया से निष्कासित किया गया था, अतः वे मेवाड़ रियासत के पास में ही मालवा क्षेत्र में एक स्थान है ग्वालियर, और ग्वालियर के फुसारिया गांव में वो रहने लगे और इन्होंने यहीं से ही आंदोलन को एक प्रकार से समर्थन दिया था। एक यहां पर विवादास्पद घटना घटित हुई। जब आंदोलन हो रहा था साथियों, तब पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जितने भी किसान थे उनको एक राय दी कि आप अपनी जमीनों को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जब जमीनें छोड़ दी जाएगी तो उन पर कृषि कार्य नहीं होगा, और कृषि कार्य नहीं होगा तो राव और राणा को टैक्स नहीं मिलेगा, और जब टैक्स नहीं मिलेगा तो उनको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में जो राव और महाराणा हैं वो किसानों से समझौता करेंगे और किसानों की मांगे स्वीकार कर लेंगे। ये विचार विजय सिंह पथिक के थे। पथिक जी की बातों को मानते हुए बिजोलिया के किसानों ने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, लेकिन ये जो आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं निर्णय था, वो उल्टा साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ी, तब जो समृद्ध किसान थे या जो जमींदार थे या जो जागीरदार थे, उन्होंने इन जमीनों को खरीद लिया। अब उससे क्या हुआ कि किसान भूमि से बेदखल हो गए और राणा और राव को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने ये जमीनें खरीदी वे नियमित रूप से टैक्स देते रहे। इससे आंदोलन को गहरा आघात लगा, क्योंकि अब जो जमनालाल बजाज हैं, विजय सिंह पथिक हैं, रामनारायण चौधरी हैं, हरिभाऊ किंकर हैं, माणिकलाल वर्मा हैं, इनके संबंध आपस में खराब हो गए और इसी कारण जो विजय सिंह पथिक है 1927 के बाद में इस आंदोलन से अलग हो गए। जब किसानों को जमीन से बेदखल किया गया, तब माणिकलाल वर्मा जी ने किसानों का सहयोग देते हुए निर्णय लिया कि जो किसान अपनी भूमि को छोड़ चुके हैं, अर्थात
जो अपनी भूमि से अब बेदखल हो चुके हैं, वे जबरन अपनी भूमि पर कृषि कार्य करेंगे। और एक प्रकार से एक आंदोलन चला जिसमें माणिकलाल वर्मा ने असंख्य किसानों को साथ लेकर जो भूमि उनसे छीनी गई है, उन भूमि पर उन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। इसके कारण जो बिजोलिया की सरकार है, उन्होंने माणिकलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में इनकी रिहाई भी हो गई थी। उसके बाद में आंदोलन से जुड़े और माणिकलाल वर्मा के एक सहयोगी हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी जी से संपर्क किया और गांधी जी ने तथा मदन मोहन मालवीय ने तत्कालीन मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो सुखदेव प्रसाद थे, उनसे पत्र व्यवहार किया और सिफारिश की कि जल्द से जल्द मेवाड़ के किसानों और राव के मध्य जो मनमुटाव चल रहा है, उसे शांत किया जाए। सुखदेव प्रसाद ने इस बात को मानते हुए तत्कालीन मेवाड़ के और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माणिकलाल वर्मा को वार्ता के लिए उदयपुर बुलाया। हालांकि यह वार्ता सफल नहीं हो पाई और कुंभलगढ़ के किले में माणिकलाल वर्मा को नजरबंद कर दिया गया। यह सवाल कई बार आरपीसी के पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ वर्षों के बाद में माणिकलाल वर्मा को पुनः रिहा कर दिया गया था। जब आंदोलन अपने चरम पर था, तभी सन 1938 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। अब मेवाड़ के अंदर दो प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। एक तरफ हम देखें तो किसान आंदोलन भी चल रहा था, दूसरी तरफ आम जन ने उत्तरदायी शासन की मांग की और अन्य रियासतों के अनुसार मेवाड़ में भी प्रजामंडल का गठन कर लिया। जो बिजोलिया के राव थे, उनके मन में इस समय एक दुविधा चल रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो प्रजामंडल है और जो किसान आंदोलन है, दोनों एक हो जाए। अगर वो दोनों एक हो गए तो स्थितियां बेकाबू हो सकती है। अतः इन स्थितियों से बचने के लिए राव ने प्रयास किए कि मेवाड़ प्रजामंडल और जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के लोग हैं, वो आपस में जुड़े नहीं। इसी समय किसानों ने भी, जो मेवाड़ के राणा है तथा जो बिजोलिया के राव हैं, उनको पत्र लिखकर यह आश्वासन दिया कि हम इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे और न मेवाड़ प्रजामंडल की किसी गतिविधियों में भाग लेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमें हमारी जमीनें लौटा दी जाए। जब किसानों द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया गया, तब बिजोलिया के राव और मेवाड़ के महाराणा द्वारा 1938 के आसपास एक आश्वासन दिया गया कि आपकी जमीनें लौटा दी जाएगी और सन 1939 में किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी गई। इस आंदोलन का अंत तब जाकर हुआ जब 1941 में एक समझौता हुआ। यह समझौता तत्कालीन मेवाड़ के राणा भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी जो कांग्रेस के नेता थे, और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, किसानों की ओर से थे माणिकलाल वर्मा, इनके मध्य 1941 में एक समझौता हुआ और इस समझौते के उपरांत किसानों को कुछ रियायतें दी गई, टैक्स में कुछ कमी की गई और इस प्रकार किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो साथियों, हम इस प्रकार देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन है वह सन 1897 में शुरू हुआ और किस प्रकार से ये 1941 में जाकर समाप्त हुआ। यहां हमें कुछ तथ्य भी याद रखने चाहिए, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के पुत्र और प्राण के रूप में माणिकलाल वर्मा तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पत्तिक प्रसिद्ध है। अब हम साथियों इस आंदोलन की विशेषता तथा उसके महत्व पर नजर डालेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आरएस मेन जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम पहली विशेषता देखें तो ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था और सर्वाधिक संगठित किसान आंदोलन भी था। सर्वाधिक लंबी अवधि तक हम जानते हैं, जैसे 1897 से शुरू हुआ और 1941 में जाकर समाप्त हुआ। संगठित कैसे, जिसमें इसमें कई सारे प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग मिला। यहां पर स्थानीय संगठनों का निर्माण हुआ,
राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ जो यहाँ के वर्ग हैं, जैसे किसान वर्ग हो गए, श्रमिक वर्ग हो गया, ये सब संगठित होकर इन्होंने राणा और राव का सही विरोध किया। दूसरी विशेषता देखें तो अहिंसात्मक आंदोलन। हम जब राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं तो हमें एक बात नजर आती है कि कई सारे ऐसे किसान आंदोलन हैं जहां हिंसात्मक घटनाएं हुई, कुछ हत्याकांड भी हुए, लेकिन इस आंदोलन के दौरान ऐसी हिंसात्मक घटनाएं में देखने को नहीं मिलती। इस आंदोलन ने अपने आसपास के क्षेत्रों में भी किसान आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जैसे मेवाड़ के ही बेंगू नामक क्षेत्र में, या फिर हम बात करें मेवाड़ से लगे हुए दूसरे अन्य क्षेत्रों में, जैसे अलवर के क्षेत्रों में, फिर मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में, फिर शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में। इस आंदोलन से प्रोत्साहित होकर किसानों ने अपना वहां आंदोलन किए थे। इस आंदोलन से ही राजस्थान में योग्य नेतृत्व का उदय हुआ, जिसका लाभ प्रजामंडल आंदोलन में मिला। हम देखते हैं कि इस आंदोलन के प्रथम चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और उनके सहयोगी के रूप में साधु सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा जैसा नेता उभर कर आए। अगर हम तीसरे चरण की बात करें साथियों, तो तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा, उनके साथ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय जैसे नेता उभर कर आए। अब ये नेता किसान आंदोलन से जुड़े ही, लेकिन जब 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल गठन हुआ तो उस मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से भी जुड़े, अर्थात प्रजामंडल के लिए जो योग्य नेतृत्व है उसका जो उद्भव है इस आंदोलन से ही हुआ था। अगली अगर विशेषता हम देखें तो किसानों और आम जन में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। अब ये कैसे? तो देखिए, जब ये आंदोलन चल रहा था तो किसान अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। जब ये आंदोलन अपने चरम पर था 1938 के आसपास, तो लोगों में उत्तरदायी शासन की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी और हम उसी का परिणाम देखते हैं कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का भी गठन हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और रमा देवी, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। ये जो रमा देवी का प्रश्न है ये आरएस में पूछा जा चुका है। इस तरह साथियों हम इस कक्षा में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसकी ऐतिहासिकता है, उसके बाद में जो आंदोलन के 3 चरण है वो किन किन नामों से जाने जाते हैं, प्रथम चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई, किन्होंने इसका नेतृत्व किया, इसके बाद में विजय सिंह पथिक ने दूसरे चरण में किस प्रकार की सहभागिता निभाई, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में जो दूसरे चरण की प्रमुख घटनाएं हैं वो हमने देख ली है। तीसरे चरण कब हुआ, उसके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई है, वो भी हमने अच्छी प्रकार से देख ली है। साथियों, हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को अब विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। जब आप सारी चीजों को अच्छे से सुनेंगे और उसके खुद के नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में आने वाली कोई भी गाइड है उनसे ज्यादा आपको फैक्ट मिल जाएंगे। और अगर आप गहन अध्ययन करेंगे और एक अच्छी सी किताब के साथ इन नोट्सों का अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आरएस मेंस जैसे जो पेपर होते हैं उनमें आप कैसे भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से यही राय देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको गहन विश्लेषण के साथ ही पढ़े, ताकि कैसा भी पेपर आए आप उस प्रश्न का अच्छे से जवाब दे सके। अब कुछ बच्चे जैसे कुछ आयोगों के बारे में पढ़कर चले जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आ गया, जैसे कि मान लीजिए आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपने अच्छी तरीके से किसी टॉपिक को अध्ययन किया है। धन्यवाद साथियों।